चंदा बहन, तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी शादी कब कराओगी? मेरी बेटी की नाक देखी है? जिस दिन वो अपनी नाक संभालना सीख जाएगी उस दिन उसकी शादी भी करा दूंगी। इतना बोलकर चंदा वहाँ से चली जाती है। सुमन जब चंदा की सौतेली बेटी आरती को देखती है तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो आरती से कहती है, आरती बेटा, पता नहीं भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले तो उसने तुझसे तेरी माँ छीनी, फिर तुझे माँ मिली भी तो सौतेली, जो तुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती। ऊपर से तेरी नाक बहने की ये बीमारी। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि तेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए जो तेरा इलाज करवाए। पर सुमन आंटी, मेरी शादी भला कौन करवाएगा? मेरी माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, वो मेरे लिए रिश्ता बिल्कुल भी नहीं देखेगी। और रही बात पिताजी की, तो वो तो जब से विदेश गए हैं तब से मुझे भूल ही गए हैं, बस हर महीने खर्चा भिजवा देते हैं। अरे आरती बेटा, तू दुखी क्यों होती है? भगवान ने तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा। और रही तेरी शादी की बात, तो तेरी शादी मैं करवाऊंगी, और तेरी शादी कैसे होगी उसकी जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। आप क्या करने वाली हैं आंटी? बस तू देखते रहे बेटा। बस तुझसे एक विनती है, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो तू कुछ भी करके अपनी नाक साफ रखना। उनको पता मत चलने देना कि तेरी नाक बहती है। ठीक है आंटी। इस तरह से सुमन वहाँ से चली जाती है और आरती के लिए लड़के देखने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सुमन को ऐसा लड़का मिल ही जाता है जैसे लड़के की सुमन को तलाश थी। अब जैसे ही सुमन को पवन नाम का शरीफ और अच्छे घराने का लड़का मिलता है, वो पवन का रिश्ता लेकर चंदा के पास जाती है और चंदा से कहती है, चंदा बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सर से तुम्हारी ये सौतेली बेटी का बोझ खत्म हो जाए तो मेरी बात मान जाओ और अपनी इस बोझ की शादी करवा दो। सुमन बहन चाहती तो मैं भी यही हूँ कि इस नाक बहने वाली लड़की की जल्दी से जल्दी शादी हो सके, क्योंकि मेरा मन नहीं करता इसके हाथों का खाना खाने का। मजबूरन ही मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि मैडम जी की तो नाक नहीं संभलती, जब देखो हर जगह टपकती रहती है। इसीलिए तो चंदा बहन, मैंने एक लड़के को देखा है जो तुम्हारी इस बहन से खुशी खुशी शादी कर लेगा और बदले में उसे कुछ दहेज देना होगा। क्या इतना सारा दहेज? सुमन बहन, रहने दो इस नाग वाली को घर में ही। मैं इतना दहेज नहीं दे सकती और ना ही इस कलमोही की शादी करवा सकती हूँ। मेरा तो काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना, जो मैंने दिखा दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैंने तो सोचा था कि किसी भी लड़के से तुम अपनी बेटी की शादी करवा दोगी तो उससे तुम्हारा ही पीछा छूटेगा, पर तुम जब खुद ही चाहती हो कि नाक बहने वाली तुम्हारी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे पास रहे तो रखो उसे अपने पास। इस तरह से सुमन वहाँ से चली जाती है। पर सुमन के जाने के बाद भी चंदा के दिमाग में उसकी बातें घूमती रहती है और अगले दिन चंदा सुमन के पास जाकर उससे कहती है, बहन, कल तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता रही थी। मुझे वो रिश्ता मंजूर है। वैसे भी उस कलमोही के लिए कौन सा मुझे पैसे खर्च करने, उसकी मरी हुई माँ के कुछ गहने रखे, वही गहने उस लड़के को दे दूंगी और उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे कह दूंगी। अब क्या था, अब बहुत जल्द सुमन पवन और उसकी माँ के साथ आरती को देखने के लिए उसके घर आती है, जहाँ चंदा आरती को तैयार करके लड़के को दिखाने के लिए ले जाती है। और इसी बीच वो आरती से कहती है, आय हाय, कलमोही कहीं की ऐसे जाएगी नाक टपकाती हुई उन लोगों के सामने। अगर उसने तेरी नाक बहती हुई देख ली तो वो लोग रिश्ते से मना कर देंगे, फिर पड़ी रहना जिंदगी भर घर में। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मेरी बहती हुई नाक कभी नहीं रुकती, तो आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ जिससे मेरी नाक रुक जाए। तेरी माँ तो चल बसी, पर तेरे साथ तेरी नाक यहीं छोड़ गई। अरे अपनी माँ के साथ तू भी मर जाती ना। अगर तू मर जाती तो मेरे सर से बोझ पहले ही उतर जाता। खैर, अब ये पकड़ रुमाल और जैसे ही नाक आए नाक साफ कर लेना, और कोशिश करना कि नाक आने से पहले ही उसे ऊपर खींच ले। ठीक है माँ। अब आरती बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर फिर भी वो अपनी बहती हुई नाक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और पवन उसकी बहती हुई नाक देखकर उससे कहता है, आरती, इस उम्र में भी तुम्हारी नाक। नहीं पवन जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि मुझे तेज जुकाम हो चुका है और जुकाम में मेरी नाक बहने लगती है। ओह,
तो तुम्हें जुकाम है और मुझे लगा कि तुम्हें नाक बहने की बीमारी है। वैसे शायद सुमन आंटी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब जैसे ही आरती को पता चलता है कि पवन एक डॉक्टर है, आरती के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सुमन सारी बात संभाल लेती है और रिश्ता तय हो जाता है। बहुत जल्द घूंघट की आड़ में पवन की शादी आरती से हो जाती है। शादी वाली रात जब पवन आरती के नजदीक जाता है तो वो देखता है कि आरती बार बार अपनी नाक साफ कर रही है। ये देखकर पवन आरती से कहता है, आरती तुम्हें फिर से जुकाम हो गया या फिर? सही पकड़ा आपने पवन जी, वो मुझे ना जुकाम ही हो गया है। वो दरअसल यहाँ वहाँ का पानी अलग है ना, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा, इसी वजह से मुझे जुकाम हो गया है। आरती बस भी करो, और कितना झूठ कहोगी। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें नाक बहने की बीमारी है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा और जितनी जल्द हो सके तुम्हारी इस बीमारी को खत्म कर दूंगा। थैंक यू पवन जी, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, वरना मैं तो डर गई थी कहीं आप मुझे छोड़ ना दो मेरी इस बहती नाक के चलते। नहीं आरती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारी नाक बहने की, इस आदत के बारे में तो मुझे और मेरी माँ को इस बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। सुमन आंटी ने हमें पहले ही बता दिया था। फ्लैशबैक। पवन बेटा, लड़की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्यार में पहले ही धोखा मिल चुका है, इसलिए अब तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ तुम जीवन भर खुशी से जी सको। और आरती बिल्कुल वैसी ही लड़की है, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने इस पर बहुत अत्याचार कर रखा है। इसीलिए अगर तुम आरती से शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी के साथ इसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। पर बेटा, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आंटी? पवन बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आरती की माँ सौतेली है। आरती की बचपन से ही नाक बहती आ रही है और उसकी सौतेली माँ ने कभी उसका इलाज नहीं करवाया, जिस वजह से आज भी उसकी नाक बहती है और इसी वजह से उसकी शादी कहीं नहीं हो रही। तुम तो एक डॉक्टर हो, अगर तुम उससे शादी करके उसकी इस बीमारी का इलाज कर दोगे तो मैं सोचूंगी कि मैंने एक लड़की का घर बसा दिया। आंटी जी, आप बेफिक्र रहिए और आरती को मत बताना कि मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता है, और ना ही उसकी माँ को। और वैसे भी मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझे समझे और मेरी माँ को, और जो इस घर को संभाल सके। अगर आरती वैसी लड़की निकली तो मैं उसे उसकी इस कमी के साथ अपना लूंगा। फ्लैशबैक से बाहर। मुझे माफ कर दीजिए पवन जी, जो मैंने आपसे ये सच्चाई छुपाई। हालांकि मुझे ये इतनी बड़ी बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के डर से किया। आरती, तुम मुझे सफाई मत दो, मैं सब जानता हूँ। और मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने पाया कि तुम। इस तरह से आरती को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है और पवन बहुत जल्द आरती का इलाज शुरू करवाता है और कुछ ही महीनों में आरती की नाक बहने की बीमारी खत्म हो जाती है। जादुई सुनहरा शहर। ये कहानी है दौलतपुर गांव की। इस गांव में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, रोजगार बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी चीज का कोई साधन तक नहीं था। गांव में एक बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ज्यादा परेशान था। बिरजू का दिन ऐसा जाता था कि कभी तो उसे खाना मिल जाता था और कभी वो भूखे पेट ही सो जाता था। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता था। एक दिन बिरजू गांव के ही एक मंदिर में जाता है और वहां बैठकर तपस्या करने लग जाता है। वो ठान लेता है कि वो इस गरीबी को दूर करके ही रहेगा। 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और बिरजू भूखे प्यासे भगवान की तपस्या में लगा रहता है। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग लोक से भगवान बिरजू को देख रहे होते हैं। वो बिरजू की तपस्या से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और एक दिन शिवजी स्वयं बिरजू के पास प्रकट होते हैं और बिरजू से कहते हैं, उठो बिरजू, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बताओ मेरे भक्त, तुम मुझसे क्या चाहते हो और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, आपको देखकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, मैं उनका जवाब चाहता हूँ। हाँ बोलो भक्त, तुम्हारे मन में क्या सवाल है? तुम क्या मुझसे पूछना चाहते हो? प्रभु, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग भी तो हैं, तो आपने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया?
बिरजू, एक चीज हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बहुत लोग अमीर हैं और बहुत लोग गरीब हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं उनके कर्म जुड़े होते हैं। जिसका जैसा कर्म उसके वैसे ही फल होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तुम खुद को ही ले लो। तुमने मेरी इतनी तपस्या की है तभी तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। ये तुम्हारे कर्म थे जिसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ प्रभु। हाँ बोलो भक्त, तुम क्या चाहते हो? आज तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हाँ, जो भी वरदान मांगना सोच और विचार के मांगना। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं इस नाम के दौलतपुर गांव से दूर चला जाऊं, और इस गांव का नाम भले ही दौलतपुर है, लेकिन ये गरीबों का गांव है। मैं एक सुनहरे शहर में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोना ही सोना हो, सोने का हर चीज हो, जिसे देखकर मेरे मन को तृप्ति मिल जाए। इस गरीबी का जीवन जीना ही ना पड़े, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। भक्त, तुम एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे मन को तृप्ति सिर्फ और सिर्फ सोने से ही मिल सकती है, ऐसा तुम सोचते हो और ऐसा ही चाहते हो। एक बार फिर से सोच लो। प्रभु, मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं इस गरीबों के दौलतपुर में नहीं रहना चाहता। ऐसी दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक सुनहरे शहर में जाना है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोना हो, और वहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर मैं ही रहूं। शिवजी बिरजू को उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ही देर बाद बिरजू एक सुनहरे शहर में आ जाता है। सुनहरे शहर में सारी चीजें सोने की होती हैं। ये सब देखकर बिरजू फूला नहीं समा रहा होता। वो सुनहरे शहर में आने के बाद वहां की एक एक चीज को छू छू कर देखने लगता है। वहां की ईंट भी सोने की होती है, वहां की मिट्टी भी सोने की होती है, वहां के पेड़ पौधे भी सोने के होते हैं। ये सब देखकर बिरजू मन ही मन मुस्कुराता रहता है। अरे वाह, अब आया है जिंदगी जीने का मजा, अपने हर तरफ सोना ही सोना देखकर। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि ये शहर मुझे वरदान में मिला है। थोड़ी ही देर बाद बिरजू को भूख लगने लगती है और वो यहाँ वहाँ खाना ढूंढने लगता है। वो पूरा सुनहरा शहर छान मारता है, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर सारी चीजें सोने की होती हैं। बिरजू को फिर प्यास लगने लग जाती है और वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पानी भी सोने का होता है, जिसे वो पी ही नहीं सकता। ये सब देखकर वो अपना सिर पीट पीट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मैंने वरदान मांगने से पहले सोचा ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना लालच दिखाई दे रहा था और मैं अपने लालच को अपनी तरफ समझ बैठा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। हे प्रभु, फिर से दर्शन दो, मुझे इस संकट से निकालो प्रभु। प्रभु, कहाँ हैं आप? तभी वहाँ पर शिवजी प्रकट होते हैं और बिरजू से कहते हैं, देखा बिरजू, लालच का फल बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, और सोने चांदी से ऐशो आराम नहीं मिलता। बिरजू को शिवजी की बात समझ आ जाती है, जिसके बाद शिवजी उसे उसके गांव में वापस भेज देते हैं। उसके बाद बिरजू शहर आ जाता है और वो बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत ठीक हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। सीमा की दो बेटी थी, नैना और काजल। नैना सीमा की बड़ी बेटी थी और काजल छोटी। काजल जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी, और बड़ी बेटी सावली। सीमा के दोनों ही बेटे बड़ी ही संस्कारी थी। सीमा को हर समय अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी नैना के लिए रिश्ता देखने लगती है। लेकिन जो भी नैना का काला रंग देखता, वो रिश्ते के लिए मना कर देता। ऐसे ही एक दिन कुछ लड़के वाले नैना को देखने आते हैं, और नैना का सांवला रंग देख लड़के की माँ बोलती है, माफ करना बहन, लेकिन मेरा बेटा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, और एक तुम्हारी बेटी जो कि कोयले की खदान है। मैं अपने हीरे जैसे बेटे की शादी तुम्हारी इस सांवली बेटी से बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। पर बहन, रंग रूप में क्या रखा है? मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है और बहुत संस्कारी और गुणी भी है। अरे बहन,
तुम्हारी बेटी संस्कारी हो या नौकरी करती हो, मुझे इससे क्या मतलब। अरे जब 10 जनों के बीच में मेरी बहू की मुंह दिखाई होगी तो लोग कितना ताने मारेंगे मुझे। हीरा जैसा बेटा है मेरा, तुमने कभी सोचा है इस बारे में? मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस सांवली बेटी से तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। उस औरत की ऐसी बात सुन नैना से अब बर्दाश्त नहीं होता और नैना बोलती है, अगर आपको मुझसे अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है तो मत करवाओ। और रही बात मेरे रंग की, तो अगर मैं सांवली हूँ तो इसमें आपके बेटे का क्या जाता है। इसीलिए अपने इस 2 कौड़ी के बेटे को लेकर यहाँ से जाओ, जो कि कमाता धमाता तो है नहीं। और वैसे भी तुम्हारे इस निठल्ले लड़के से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। चाहो तो मुझसे लिखवा कर ले लो। मेरा बेटा निठल्ला है तो तेरे बाप का क्या जाता है। अच्छा हुआ जो इसका काला रंग देखकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता ही इस लड़की से मना कर दिया, वरना ये तो मेरे घर में आके मेरे सर पे बैठकर टांड अप करती। वैसे भी जैसे इसका रंग है वैसे ही इसकी जुबान है, क्या पता इसका दिल भी काला हो। अपनी बेटी की ऐसी बेइज्जती देख सीमा से भी बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद भी इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और सीमा की परेशानी भी बढ़ जाती है। अपनी माँ को परेशान देख एक दिन नैना सीमा से बोलती है, माँ आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं? अरे हो जाएगी मेरी शादी, जब लिखी होगी अपने आप हो जाएगी। और वैसे भी काजल तो गोरी है ना, आप उसकी शादी करवा दो। अरे मेरी नहीं तो कम से कम इसकी ही हो जाए। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी पहले कैसे हो सकती है बेटा? तू नहीं जानती समाज को। माँ आजकल के टाइम पे सब कुछ हो सकता है। इस तरह से नैना अपनी माँ से बात करके चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा का भाई गोविंद घर आता है और सीमा से बोलता है, दीदी अगर नैना के सांवले रंग की वजह से नैना बिटिया की शादी नहीं हो रही तो तुम चालाकी क्यों नहीं करती? कैसी चालाकी गोविंद? दीदी अभी कुछ दिन पहले ही गांव में एक आदमी ने अपनी छोटी बेटी को दिखाकर अपनी बड़ी बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में करा दी। तुम भी ऐसा ही कुछ करो ना। पर गोविंद ये तो धोखा होगा, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। कल को जब मेरी बेटी की मुंह दिखाई होगी और सब उसका रंग सांवला देखेंगे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो सब मेरी बेटी को ताने देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को ताने सुनता हुआ नहीं देख सकती। दीदी लड़की की शादी सही उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। और वैसे भी तुम अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने घर में नहीं रख सकती। और नैना के पीछे काजल भी तो है, एक बार ठंडे दिमाग से काम लो। इस तरह से गोविंद वहाँ से चला जाता है। पर सीमा के दिमाग में गोविंद की बातें घर कर जाती है और सीमा ऐसा ही करती है। लेकिन इस बार जब सीमा अपनी दोनों बेटियों को लड़के वालों को दिखाती है तो लड़के की माँ शोभा उसकी दोनों बेटियों से सवाल करने के लिए जैसे ही उठती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। शोभा को नीचे गिरा देख नैना बहुत डर जाती है और जल्दी से शोभा को उठाकर उससे बोलती है, अरे आंटी जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अचानक से पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठकर काजल से सवाल जवाब कीजिए, मैं जब तक मूव लेकर आती हूँ। नैना का यह स्वभाव देखकर शोभा नैना से बहुत खुश होती है। तो वहीं दूसरी ओर काजल को चुपचाप सोफे पर आराम से बैठा देख शोभा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मन ही मन शोभा नैना को अपने घर की बहू बनाने की ठान देती है और सीमा से कहती है, सीमा बहन, मुझे आपकी छोटी बेटी से ज्यादा पसंद आपकी बड़ी बेटी है। मुझे अपने घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो जिम्मेदार हो, उसका स्वभाव कोमल हो और वो सभी गुण आपकी बेटी में है, ना कि आपकी छोटी बेटी में। पर मेरी बड़ी बेटी सांवली है और मैंने ये रिश्ता अपनी छोटी बेटी के लिए देखा था। सीमा बहन, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ नैना बिटिया को, ना जाने कितने लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है, इसीलिए अब आपका मन घबरा चुका होगा। पर मेरा यकीन मानिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए और शादी के बाद उसकी मर्जी है, वो नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। मैंने तो मन ही मन नैना बिटिया को अपनी घर की बहू मान लिया है, इसीलिए अब आप इस रिश्ते को अपना लीजिए। शोभा की बात सुनकर सीमा की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते बहुत जल्द नैना की शादी
शोभा के बेटे राहुल से हो जाती है। शादी के बाद जब नैना की मुंह दिखाई होती है तो शोभा के सभी रिश्तेदार और जान पहचान वाले शोभा को ताने देते हुए उससे बोलते हैं, अरे शोभा, तेरी आंखों पर पट्टी पड़ गई है क्या? या किसी ने तुझ पर काला जादू कर दिया है जो तू अपने इतने सुंदर बेटे के लिए तवे जैसी काली बहू उठा कर ले आई है? तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो निशा बहन। पता नहीं ऐसा कौन सा टोटका किया इस सांवली बहू ने जो शोभा ने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। सांवली बहू की मुंह दिखाई पर इसने इतना सारा खर्चा किया। अरे इतना खर्चा तो कोई अपनी बेटी की शादी में भी नहीं करता जितना खर्चा शोभा ने अपनी बहू की मुंह दिखाई में किया। इस तरह से सब नैना का सांवला रंग देखकर उसे सब भला बुरा कहने लगते हैं। नैना यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू के आंसू देख शोभा से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने घर आए सभी मेहमानों को फटकारते हुए उनसे कहती है, मेरी बहू काली हो या गोरी, आप लोग कौन होते हो उसके रंग को लेकर उस पर उंगली उठाने वाले? मैंने आप सभी को अपनी बहू की मुंह दिखाई में शामिल होने के लिए बुलाया था, ना कि मेरी बहू की आंखों में आंसू लाने के लिए। क्या शोभा बहन, तुम बेकार ही हम सब के लिए इतना भड़क रही हो अपनी उस सांवली बहू के लिए? आखिर तुम्हें हो क्या इस सांवली बहू की मुंह दिखाई कर रही हो? अरे लोग अपनी सांवली बहू को तो दुनिया वालों से छुपाते हैं ताकि कोई उसका मजाक ना बनाए, और तुम हो कि अपनी सांवली बहू की मुंह दिखाई करवा रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं अपनी सांवली बहू की मुंह दिखाई, क्योंकि मुझे अपनी सांवली बहू पर गर्व है। अरे तुम सबकी गोरी बहुएं क्या करती हैं? कुछ नहीं, सिर्फ मेकअप करने के लिए दे दो उन्हें। क्या वो तुम्हारी इज्जत करती हैं? नहीं ना। पर मेरी बहू मेरी बहुत इज्जत करती है और ये उसी का नतीजा है कि उसने तुम लोगों का मुंह बंद नहीं किया। वरना वो चाहती तो तुम जैसे अपने मरीजों के दांतों को सिलते हैं ना, वैसे ही तुम लोगों के मुंह सिल देती। बस बस शोभा बहन, हम यहाँ तुम्हारी बहू की मुंह दिखाए में आए थे, ना कि हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आए थे। और वैसे भी तुमने हमारी बहुत बेइज्जती कर ली, अब यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। इस तरह से सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं और मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद शोभा अपनी बहू के आंसू पोंछती है और अपनी सास का अपने लिए ऐसा प्यार देखकर नैना बहुत खुश होती है। कल तक जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, आज उस सांवली लड़की की मुंह दिखाई होती है। ये देख नैना का सपना उसकी मुंह दिखाई पर पूरा हो जाता है।